वेलकम टू शान क्लासेस। आज बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 कंज्यूमर बिहेवियर के पार्ट 5 की, जो कि क्लास 12th का है। इसमें बात करेंगे सबसे पहले हम फैक्टर एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट डिमांड से पहले इंडिविजुअल डिमांड की। तो दोस्तों, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर सब पढ़ चुके हैं हम, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है मार्केट डिमांड में और यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड में, दोनों में फ़र्क है। इंडिविजुअल डिमांड में बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से हम एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं कि उसकी डिमांड क्या है, वो कितना अमाउंट खर्च कर सकता है या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कितना खर्च कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं मार्केट डिमांड की, जो होल ओवर पूरे मार्केट की डिमांड है, हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। इंडिविजुअल डिमांड के जो फैक्टर थे वो मार्केट डिमांड में भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन कुछ 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, 2 पॉइंट्स इसके चेंजेस होते हैं। जैसे नंबर ऑफ कंज्यूमर यानी साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। कहता है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से कि जितनी पब्लिक की डिमांड यानी कंज्यूमर का साइज़ बढ़ता जाएगा, उसकी डिमांड भी उसके साइज़ पे डिपेंड करती है। कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कंज्यूमर या नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन बढ़ते चले जाएंगे, डिमांड बढ़ती चली जाएगी। फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जहाँ पर जिस कंट्री में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम एंड वेल्थ का, वहाँ पर डिमांड बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ का अनइक्वल हो रहा है कहीं पर, तो वहाँ पर क्या है, चांसेस कम होते हैं डिमांड बढ़ने के। जैसे यहाँ पर एक ग्राफ में मैंने शो किया है कि कैसे हम साइज़ ऑफ पॉपुलेशन के बेस पे हम दिखा सकते हैं ग्राफ में कि डिमांड कैसे बढ़ती है और घटती है। तो यहाँ पर ये आपका है ओरिजिन पॉइंट, ये आपका है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। प्राइस लेवल क्या होता है, यहाँ पर कांस्टेंट होता है। इसके बाद जैसे ही ये क्या है, एवरेज डिमांड है। उसने बोला यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी शिफ्ट हो जाएगी राइट वर्ड। जैसे उसने बोला पॉपुलेशन घट रही है तो डिमांड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। यानी पॉपुलेशन पे ही डिमांड का डिपेंड करता है बढ़ना और घटना। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी डिमांड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन कम हो जाएगी डिमांड भी कम होने लग जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ। तो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ भी इसी पॉइंट पर हम शो कर सकते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए इनकम का, जिससे डिमांड बढ़े। और जहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिमांड का, वहाँ पर डिमांड नहीं बढ़ती है, उल्टा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड एक ऐसा रूल्स है जहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन होता है और अदर थिंग क्या होती है, यहाँ पर कांस्टेंट होती है। तो लॉ ऑफ डिमांड का बेसिक रूल यही है। बात करते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड की। तो लॉ ऑफ डिमांड का बेसिकली रूल क्या है यहाँ पर कि प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। यानी कि प्राइस से क्वांटिटी का रिलेशन है, डिमांड का रिलेशन है, लेकिन बाकी चीज़ें क्या हो जाती हैं यहाँ पर, कांस्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि जब कंज्यूमर की इनकम है कितनी भी हो, अगर वो उसको प्राइस सूट करता है तो वो उसको ख़रीदने की कोशिश करता है, अगर प्राइस सूट नहीं करता है तो उसकी चीज़ ख़रीदने की कोशिश वो नहीं करता है। इसी तरीके से बात करते हैं यहाँ पर डिमांड के अंदर एक टेबल बनाते हैं और ग्राफ के थ्रू हम शो करते हैं कि किस तरीके से होता है। तो देखें यहाँ पर टेबल हम इसके बेस पे बना सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। ये हमारा हो गया प्राइस, ये हो गया हमारे गुड्स या डिमांड भी बोल सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जब प्राइस हमारे पास 10 था तो डिमांड हमारी क्या थी, 30 थी। जैसे ही हमारा प्राइस 15 हो गया डिमांड हमारी क्या हो गई, 20 हो गई।
जैसे प्राइस हमारा 20 हो गया, डिमांड हमारी क्या हो गई 11 हो गई। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, एक इन्वर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। इसके बेसिस पे हम एक ग्राफ बना सकते हैं यहाँ पर। हम ग्राफ में शो कर सकते हैं यहाँ पर, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। डिमांड के ग्राफ में हम शो कर सकते हैं कैसे इसको, ये हमारी क्या है यहाँ पर क्वांटिटी, ये हमारा क्या है यहाँ पर प्राइस। अब देखो गैप कैसे लेते हैं, इसमें सबसे पहले देखना है प्राइस हमारा 10, 15, 20 है, यानी एक ऑड नंबर भी इसमें इंक्लूड है। तो इस शुरुआत करेंगे हम यहाँ से 5 से, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, 30। क्वांटिटी हमारी 30 से स्टार्ट है, 20 पे आ रही है, फिर 11 पे आ रही है, यानी एक और ऑड नंबर मिल गया। लेकिन एक ऑड नंबर से कुछ नहीं होता है, यहाँ पर हम गैप में 11 ले सकते हैं। तो 10, 20, 30। अब कैसे करेंगे इसको 10, 20, 30 को कैसे करेंगे, अब ये देखते हैं हम एक बार कि 10, 20, 30 को हम कैसे लेंगे। तो 10, 20, 30, अब इसको ग्राफ में कैसे लेंगे। जब प्राइस हमारा 10 था तो डिमांड हमारी 30 थी, तो 10 के आगे ये हो गया और ये टच। इसके बाद जब प्राइस हमारा 15 था तो डिमांड हमारी 20 हो गई, प्राइस 15 है तो डिमांड 20 हमारी, तो 15 के सामने लगाएंगे इसको, पॉइंट को ऐसे करेंगे और ऐसे कर देंगे। इसके बाद बात करते हैं जब प्राइस हमारा 20 पे आ गया तो डिमांड हमारी 11 होगी, 11 जस्ट दिस, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे और इसको यहाँ पर ला के पॉइंट को मिला देंगे और इसको सीधा एक दूसरे से लाइन टच करते हुए चले जाएंगे। ठीक, इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं टैबुलर में और ग्राफ में। अब बोलेंगे व्हाट इज़ टैबुलर रिप्रेजेंट, क्या होता है, एक शेड्यूल क्या कहते हैं इसको। शेड्यूल को हम अगर हम लैंग्वेज में लिखेंगे एक नंबर में तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इट इज़ अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड विच इज़ डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कैसे लिखेंगे, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। ग्राफ को लिख सकते हैं कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो डिमांड शेड्यूल से बनी है या डिमांड शेड्यूल की है। इसके बाद बात करते हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कि अजम्पशंस क्या होती हैं लॉ ऑफ डिमांड की। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, assumption of law of डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड की assumptions क्या होती हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी लॉ ऑफ डिमांड में यही बताया गया था कि यहाँ पे रूल्स ये होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के कि प्राइस और क्वांटिटी का यहाँ पर रिलेशन होता है और अदर थिंग जो होती है यहाँ पर क्या होती है कांस्टेंट होती है। तो सबसे पहले हो गया नो चेंज, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सेकंड पॉइंट है इसका नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सेकंड पॉइंट इनका नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम से भी इनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ प्राइस और उसके गुड्स से हमें लेना देना है, बाकी हमें इसकी इनकम से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, इससे कोई लेना देना उसका लॉ ऑफ डिमांड का नहीं है। फिर नो चेंज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, नो चेंज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन।
फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से भी इसका लेना देना है कि फ्यूचर में इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं देखता है। लॉ ऑफ डिमांड का सिर्फ मेन मोटिव होता है अपने प्रोडक्ट को सेल करना, इसका मेन मोटिव है। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड बढ़ रही है या घट रही है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद करते हैं, ये तो था लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशन। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की एग्जम्पशंस के बारे में कि लॉ ऑफ डिमांड की एग्जम्पशंस क्या होती हैं, यानी इसमें क्या क्या इंक्लूड है, कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। तो बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के एग्जम्पशंस की। तो लिखेंगे यहाँ पर एग्जम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड के एग्जम्पशंस क्या होती हैं? फर्स्ट पॉइंट है इसका नेसेसिटीज गुड्स। नेसेसिटीज ऑफ गुड्स, तो नेसेसिटीज ऑफ गुड्स का क्या मतलब है यहाँ पर? नेसेसिटीज ऑफ गुड्स का मतलब ये है कि जो ज़रूरी सामान है उसकी यहाँ पर ये डील करेगा, अदरवाइज़ किसी और की डील ये नहीं करेगा। लाइक राइस, वीट एंड सॉल्ट, इन सब चीज़ों की तो डील करेगा, अदरवाइज़ ये किसी और चीज़ों की डील नहीं करेगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा लग्जरियस गुड्स। लग्जरियस गुड्स, तो इसकी डील ये नहीं करेगा, डज नॉट ऑपरेट। लग्जरियस गुड्स को ये ऑपरेट नहीं करता है, लाइक जैसे एसी, गोल्ड और कार। क्योंकि ये बात करता है सिर्फ इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में ये सब चीज़ें लग्जरी गुड्स बाद में होती हैं, पहले बेसिक नीड्स की बात की जाती है। थर्ड है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स को हम इन्फीरियर गुड्स भी कह सकते हैं, थोड़ा सा सेम है बट थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पर वो इनकम से रिलेटेड है, अगर इनकम कंज्यूमर की कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, बट यहाँ पर इसका रिलेशन इनकम से नहीं है। यहाँ पर ये बात करता है कि गिवन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर पॉजिटिव रिलेटेड विथ प्राइस। प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि जब इनकम घटती है यानी प्राइस एक तरीके से फिर वो उसको लेना चालू कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो कंज्यूमर की इनकम है वो इससे यहाँ पर कोई इसका लेना देना नहीं है, वो नेगेटिव रिलेशन है इसके साथ। तो यहाँ पर गिवन गुड्स एग्जांपल होता है बाजरा, लाइक सस्ती चीज़ है बाजरा एंड मक्का। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यहाँ पर हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स को भी ये ऑपरेट नहीं करता है, डज नॉट ऑपरेट। लाइक जैसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर एमरजेंसी टाइमिंग। एमरजेंसी टाइमिंग को भी ये ऑपरेट नहीं करता है। एमरजेंसी टाइमिंग को भी ऑपरेट नहीं करता है, डज नॉट ऑपरेट। जैसे अर्थक्वेक, वॉर, पीरियड, इस तरीके से बात कर सकते हैं, जैसे वॉर, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। इसके बाद बात करते हैं लास्ट, स्पेकुलेटिव गुड्स को भी ये ऑपरेट नहीं करता है। स्पेकुलेटिव गुड्स को भी ये ऑपरेट नहीं करता है। एग्जाम्पल बॉन्ड, शेयर, डिबेंचर एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेज स्लैश रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या कॉजेज है, क्या रीज़न है लॉ ऑफ डिमांड के, ये हम नेक्स्ट पार्ट 6 में पढ़ेंगे। थैंक यू।